यस डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़बरदस्त डिटेल में। हमने आपको समझाया था, अपनी धर्मपत्नी का एग्जाम्पल लेकर हमने आपको समझा दिया था कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है। अब एक बात बताइए, इस कंस्ट्रक्टिव नोटिस में प्रोटेक्शन किसको मिला? इस कंस्ट्रक्टिव नोटिस में प्रोटेक्शन मिला कंपनीज को। कब मिला प्रोटेक्शन? जब भी हमने केस किया, क्योंकि ये प्रूफ कर दिया गया कि जी हम बेवकूफ़ है, क्योंकि हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने नहीं ध्यान से पढ़ा। और ये दोनों जो है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जी, पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। तो आपको अगर अपने पैसे लगाने थे तो आपको इतना समझदारी तो ज़रूर रखना चाहिए था कि आप अपने पैसे सही तरीके से लगा रहे हैं, आपका प्रोटेक्शन है। तो यू शुड हैव रेड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है जी। अब देखो भाई, ऐसा है, अब हम नया डिस्कशन पे आ रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब जी ऐसा है, इसमें क्या है, हमने जी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ लिया, हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी पढ़ लिया, ठीक है। बट देखो, जितना भी हम पढ़ लें, कुछ कुछ बातें फिर भी इंटरनल होती है, कुछ कुछ बातें फिर भी इंटरनल होती है, जिसका पता मैं हूं आउटसाइडर। मैंने जी पढ़ लिया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जी मैंने पढ़ लिया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और इन सब को पढ़ने के बाद मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है जी। कुछ बातें होती हैं जो इंटरनल होती है, जैसे बोर्ड रेजोल्यूशन। भाई वो तो मेरे को नहीं पता, तो मैंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़कर मैंने कुछ फैसला ले लिया, और बाद में मेरे को लगा कि नहीं भाई, ये तो कुछ इंटरनल मैटर्स थी जो मेरे को पता होने का चांस ही नहीं है। लास्ट टाइम मेरे को ये बताया गया, हाय राम आपने आर्टिकल नहीं पढ़ा, हाय राम आपने मेमोरेंडम नहीं पढ़ा, ओ माय गॉड आप तो बेवकूफ़ है। भाई सारी गलती आपकी है जी, हम तो ये मानेंगे कि आप पढ़ लिए थे। अब देखो इस बार क्या हो रहा है, हमने रीड किया, वी read all the articles of association and memorandum of association। फिर भी अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ हो गया है धोखा, धोखा हुआ है जज साहब। आप ही ने तो कहा था पूरा पढ़ लेना, हम पूरा पढ़े हैं, अच्छा से पढ़े हैं, फिर भी देखिए। अच्छा ऐसा बात है। तो देखो भैया, एक चीज समझ लो, रूल्स होते हैं और उसके पीछे धर्म होता है, ठीक है। तो रूल्स जो भी बनाते हैं हम लोग, रूल्स के पीछे जो न्याय है, धर्म है, जो जस्टिस है, वो होना जरूरी है, ठीक है जी। तो जस्टिस होगा, न्याय मिलेगा, जज के पास आए हो न्याय पूरा होगा, बराबर न्याय मिलेगा। तो आइए देखते हैं न्याय कैसे हुआ, डिस्प्यूट क्या हुआ। कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो हम समझ लिए थे लास्ट टाइम, कंस्ट्रक्टिव नोटिस को हमने समझ लिया था, कंस्ट्रक्टिव नोटिस हम समझ लिए थे, हमने सब कुछ पढ़ के ध्यान से हमने काम किया। फिर भी मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है जज साहब। ये नाइंसाफी जो है इसे हम समझेंगे, और कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन, एक्सेप्शन निकल कर आया, और उस एक्सेप्शन को हम कहते हैं जी
डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, या इसको हम ये भी कहते हैं, इसको हम टर्कवान रूल भी कहते हैं। और ये टर्कवान रूल कहाँ से आया? एक बहुत फेमस केस था, द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवान। टर्कवान, अब नाम देखो, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका है। टर्कवान बोलेगा कोई, कोई टर्कवान बोलेगा, कोई कुछ भी बोलेगा। यार अपने को नाम से क्या काम है? वैसे भी बच्चन साहब ने तो कहा है, जो है नाम वाले, जो है नाम वाले वही तो बदनाम है। तो अपने को तो भैया अपना संस्कृति को, अपना कल्चर को, अपना बॉलीवुड को पकड़ के चलना है, बिकॉज वी ऑल लव बॉलीवुड। ठीक है। सो कंस्ट्रक्टिव नोटिस को हमने समझा था। कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बाद अब आ गया है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो पूरा पूरी हमने भूमिका तो बना दिया है जी, एक्सेप्शन वगैरह सब लिख दिया है। ठीक है। अब हम इंस्टीट्यूट के वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, तो वहीं से हम आगे समझेंगे, अपने आप समझेंगे। सो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन। अच्छा, अभी तो हमने जस्ट बताया था आपको। एक्सेप्शन टू व्हाट? एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाया था, तो यह भूलने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को कैसे लिंक किया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। द अफोरसेड डॉक्ट्रिन, अफोरसेड जो ऊपर में कहा गया है, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, द अफोरसेड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस डज इन नो सेंस, देखो ध्यान देखो, देखो जज साहब बोल रहे हैं, इन नो सेंस मीन दैट आउटसाइडर्स, बाहर वाले लोग, आर डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब आया एक नया बात। कल तक क्या बोल रहे थे कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कि देखो भैया, ई है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, समझे कि नहीं? बोला हाँ जी समझ गए। फिर बोला देखो भैया, ई है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बुझे कि नहीं? बोला हाँ जी बुझ गए। भैया ई जो है, ये दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पीडी है ये, पति देवता, पीडी नहीं नहीं नहीं, पति देवता नहीं, पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है। सो ये पीडी जो है भैया, देखो ऐसा है, जब भी कंपनी से डील करोगे, पैसा किसका लग रहा है? आपका लग रहा है। देखो भैया, ये ए और MOA पढ़ लो भैया, नहीं पढ़ोगे तो भी हम समझेंगे कि तुम पढ़ लियो। तो इस सिचुएशन को हम बोलते रहे कंस्ट्रक्टिव नोटिस। यहां तक तो हम एकदम अच्छा से समझ गए थे। अब दोस्त, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिस दिन हमने कंपनी बनाया, समझ लीजिए हमने कंपनी बनाया 2012 में, तो 2012 में ये आ गया, 2012 में ये आ गया। आज का दिन है भैया 2018 अक्टूबर 21। ठीक है। 21 अक्टूबर को कंपनी ने कुछ सोचा, कंपनी ने कुछ इंटरनली कुछ फैसला लिया, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कुछ फैसला लिया। भैया हमको कैसे पता चलेगा? बताओ, हम गरीब आदमी, हमको कैसे पता चलेगा? तो भैया देखो, यही तो बोल रहे हैं कि नहीं पता चलेगा, और आपको पता चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज थोड़ी ना बाहर बता देते हैं। बताइए, हाँ, कुछ तो मैटर सीक्रेट होता है ना जी, अंदर की बात, इंटरनल मैटर। इंटरनल मैटर समझ रहे हैं ना जी? सब कुछ थोड़ी ना बता देते हैं, इंटरनल मैटर है। तो इंटरनल मैटर देखो कैसे पता चलेगा? देखो, हस्बैंड का नाम, वाइफ का नाम, शादी के कार्ड में ये सब पता चल जाता है। ठीक है दोस्त, ये शादी कहाँ पर है, कितने बजे से है, भैया देखो कार्ड में सब कुछ लिख दिया था हमने। अब उसके बाद भी अगर आप नहीं पहुंच पाए ना भैया, तो देखो हमारा कोई गलती नहीं है, तो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि हमारे शादी के कार्ड में सब कुछ लिख दिया था, सब कुछ तो बता दिया गया था।
शादी कब होगा, कहाँ होगा, किस डेट पे होगा, सब कुछ तो बता दिया था। अब भैया देखो, उसमें डेजर्ट में गुलाब जामुन रखेंगे, अब या हम आपको चॉकलेट ब्राउनी खिलाएंगे। अब ये सब तो हमारा इंटरनल मैटर है ना भाई साहब। अब हम क्या खिलाएं नहीं खिलाएं, भैया आप आएंगे तो कुछ ना कुछ तो खिलाएंगे, इंटरनल मैटर है हमारा। कुछ तो आप तो छोड़िए, बट आपको शादी में निमंत्रण दिया तो उसका कार्ड में सब कुछ डिटेल दिया, तो ये है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब ये सब मामला है इंटरनल, ठीक है जी। तो इंटरनल मैटर नहीं पता चलता है। फॉर इंस्टेंस, इफ एन एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स और मेमोरेंडम। अब भैया हमको कंपनी के साथ डीलिंग करना है, तो हमने देख लिया, आर्टिकल पढ़ लिया, मेमोरेंडम पढ़ लिया, उसमें सब लिखा है हाँ हाँ ये काम कंपनी का डायरेक्टर कर सकता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन परमिशन परमिशन ग्रांट करता है। अब समझो, अगर हम बुड़वक होते और परमिशन ग्रांट नहीं करता है और फिर भी हम काम कर लें, तब भैया अपने पैर पे कुल्हाड़ी किसने मारा? मैंने मारा, मैंने मार दिया कुल्हाड़ी। नहीं नहीं, अपने पैर को कुल्हाड़ी पे मार दिया। बट यहाँ नहीं नहीं नहीं, अब मैं समझदार हो गया हूँ। मैंने देखा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परमिशन है, ठीक है जी। सो फॉर इंस्टेंस, इफ द एक्ट इज ऑथराइज्ड, एक्ट मतलब जो काम हम करना चाह रहे हैं कंपनी के साथ, जो कॉन्ट्रैक्ट हम करना चाह रहे हैं, इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल और मेमोरेंडम, ठीक है जी। मतलब हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, हम फंसेंगे भी नहीं, हमको तो अपना पैसा बचाना है, तो हम सब कुछ देख लिए भैया। बाद में जज साहब तो सुनेंगे भी नहीं हमारा, बिना सुने मारेंगे हमको, मतलब बुड़वक कहीं के, हमारा कोर्ट का टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है। सो एन आउटसाइडर इज एंटाइटल्ड, अब मैं हूं बाहर वाला, हाँ जी मैं हूं बाहर वाला, मैं हूं आउटसाइडर। तो आउटसाइडर इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम, देखो हम अपने आप समझ लेंगे, हम भी तो समझदार है जी, हम कोई बेवकूफ़ है क्या, हम समझदार है। समझदार मतलब हम अज्यूम करेंगे, अपने आप से समझ लेंगे, दैट ऑल द डिटेल्ड फॉर्मेलिटीज। अब देखो कुछ ऊपर ऊपर से परमिशन दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर ऊपर से परमिशन दिया हुआ है, आर्टिकल में परमिशन है, मेमोरेंडम में परमिशन है, ठीक है। अब जैसे शादी में आजकल होता है ना कि अगर गाना बजाना है, आपको म्यूजिक चलाना है, तो बोलते हैं जी पीपीएल लाइसेंस का परमिशन लेना होगा। तो हमने इंस्पेक्टर को फ़ोन लगाया, बोला अरे भैया देखिए थोड़ा सा, अरे हमारा बचवा का शादी है, थोड़ा पीपीएल लाइसेंस का परमिशन करवा दीजिएगा। बोला हाँ हाँ चिंता मत करिए, हम आपके लिए करवा देंगे। अरे बोले करवा देंगे, बट उसके लिए भैया इंटरनल फॉर्मेलिटीज़ तो होता है ना, फॉर्म भरो, पैसा जमा करो, वो सब तो हम तो नहीं इतना समझेंगे ना कि इंटरनल क्या है नहीं है, तो हम समझेंगे ठीक है, जब बोले हैं करवा देंगे तो हो जाएगा। तो अब देखो दोस्त, हमने ये समझ लिया कि डिटेल्ड फॉर्मेलिटी फॉर डूइंग दैट एक्ट हैव बीन ऑब्जर्व्ड। मतलब यह है आर्टिकल एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने परमिशन अगर दे दिया है, तो उसके बाद का जो डिटेल का जो काम है वो किसका जिम्मेदारी है? वो भैया जिम्मेदारी है कंपनी के डायरेक्टर वालों का। समझे क्या नहीं? हम तो आउटसाइडर है, कंपनी हमको थोड़ी ना चला रहा है, हम थोड़ी ना डायरेक्टर है। तो भैया डायरेक्टर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, परमिशन दे दिया, और डिटेल का काम कौन करेगा भैया? हमारी सासू माँ करेगी? हाँ, तुम करोगे, तुम। समझे क्या नहीं? डायरेक्टर तुमको करना है डिटेल का काम, और हम तो ये मानेंगे कि तुम करके बैठे हो। अरे अपना ही कंपनी का रूल डायरेक्टर तुम ही नहीं फॉलो कर रहे हो, कमाल हो गया भैया, कमाल हो गया डायरेक्टर, वेरी बैड। हम तो ये उम्मीद ही नहीं कर सकते, हम तो भैया अनपढ़ आदमी, इतने पढ़े लिखे नहीं, आप तो इतने बड़े कंपनी, रिलायंस कंपनी के डायरेक्टर हैं, और आप ही अपने कंपनी का इंटरनल मैटर को नहीं मानेंगे, ये तो हम सोचे नहीं सकते। ये तो वो बात हो गया कि स्कूल का टीचर खुद ही अपना रूल ब्रेक करता है। हम तो होनहार बच्चे हैं, बच्चे लोग थोड़ा सा बदमाशी करे वो तो समझ में आए, बट आप तो स्कूल के टीचर हो के, वाइस प्रिंसिपल हो के, आप ही अपना बात नहीं कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत है, नाइंसाफ़ी है।
नाइंसाफी, वेरी बैड। अब देखो ये बात तो यहां तक तो हम समझ गए। इसका मतलब ये है कि कुछ इंटरनल रूल्स होता है, अगर वो इंटरनल रूल खुद डायरेक्टर फॉलो नहीं करे, नॉट फॉलो, वेरी बैड। तो भैया बताइए, अब हमको न्याय जज साहब मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए? जज साहब यू टेल, जज साहब, लास्ट बार तो जज साहब आपने हमको बहुत समझाया था, आपने हमको कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझाया था ना जज साहब, कि सुनिए आपका 50 करोड़ रुपया था, आप नहीं ध्यान दिए। जज साहब हम ध्यान दिए, अब हमको क्या मालूम ये छोटा छोटा इंटरनल फॉर्मेलिटी अगर भैया जज साहब इनका डायरेक्टर वो लोग नहीं करे तो जज साहब हमारा कोई कसूर है क्या? बस ये पूरा मैटर जो है ये यही है। अब इस पूरे मैटर को अच्छा से समझना है तो आइए टर्कवान रूल समझ लेते हैं, इसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ है। ठीक है दोस्त, इसमें ऐसा ही हुआ है। चलो भैया इसको समझ लेते हैं आज। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ लैंडमार्क केस। लैंडमार्क केस क्यों बोलते हैं? लैंडमार्क केस पता क्यों बोलते हैं? जैसे कोई अगर हमारे घर आना चाहता है, सर आपके घर आना है तो बताइए ना, तो हम बोलते हैं भैया देखो हमारा जो घर के बगल में जो सड़क है, इसके बगल में भैया एक बहुत बड़ा शोरूम है। शोरूम है किसका? मिठाई का दुकान का, उसका नाम है हल्दीराम। बस हल्दीराम के बगल में जो गली है वहाँ घुस जाइएगा, तो हमारे घर यहाँ पर है। तो हमारे घर के बगल में जो लैंड है उसका मार्किंग है ये हल्दीराम, एक तरह का निशानी है। ये हल्दीराम पहुँच गए तो समझा ना हमारे घर भी पहुँच गए। ठीक है, तो लैंडमार्क केस कहने का मतलब ये है कि अगर ये रॉयल ब्रिटिश बैंक का केस समझ गए तो समझना कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी समझ गए। अब समझे कि नहीं लैंडमार्क क्यों बोलते हैं? अब जो बच्चे लोग बोलते हैं ना सर केस लॉ लिखना है क्या, केस लॉ लिखना है क्या, अरे बच्चे आप लोग समझिए इस बात को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पे अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको कोई बोले कि भाई सर का घर जाना है, तो आप खुद ही नहीं बोलते हो अपने आप कि देखो सर का घर जाना है तो ये जो बगल में हल्दीराम आएगा उसके बगल में सर का घर है। तो ये तो आप खुद ब खुद समझाने लग जाते हो। तो ये जो क्वेश्चन आप लोग बार बार पूछते हो सर केस लॉ लिखना है, केस लॉ लिखना है, अरे भैया अगर जैसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आया सवाल, और अगर आप केस लॉ लिखते हो तो इससे तो यकीन हो गया ना कि हाँ आपको सर का घर का एड्रेस पता है कि हल्दीराम के बगल में। तो आई थिंक कि अब आपको समझ में आ जाएगा कि कब कब केस लॉ लिखना चाहिए। तो देखा जाए तो हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे, लॉ में हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे में कोई ना कोई केस लॉ होता है। अगर बच्चे को बहुत ज़बरदस्त नंबर चाहिए तो हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे का केस लॉ अगर उसको पता हो और सही कॉन्सेप्ट, अब इंडोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पे आप रॉयल ब्रिटिश का केस नहीं लगा के कोई और केस लगा दो। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे घर के बगल में हल्दीराम है, अब भैया मेरे घर के बगल में एक पान वाला भी है। अब मगर हल्दीराम बोलोगे तो भैया बढ़िया रहेगा, ये लैंडमार्क केस है। पान वाला तो भैया हर घर के बगल में कोई ना कोई पान वाला मिल जाएगा। तो अपने को ध्यान रखना होगा कि क्या चीज़ अपने को एकदम सूट करता है। देखो भैया एकदम लोकल देसी स्टाइल में मैं समझाता हूँ, अपना स्टाइल एकदम देसी है जिससे आपको समझ में आए। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर पान वाला, दुकान वाला, चाय वाला ये सब का क्यों करता है, क्योंकि आम जिंदगी पे हम लोग को तो यही दिखता है दोस्त। मैं हमेशा एक चीज़ चाहता हूँ, देखो भैया मैं टीचर हूँ बट मेरे को ईगो नहीं रखना है जी। ओ माय गॉड मेरे पास इतना डिग्री, मैं पढ़ाई किया। देखो अपना कॉन्सेप्ट किया, भगवान शंकर अगर यहाँ बैठते हैं और भक्त अगर नीचे में है, तो देखो भक्त तो पहाड़ चढ़ चढ़ के मुश्किल होता है, तो भगवान ही अगर नीचे आके दर्शन दे देते हैं तो भक्त बहुत खुश हो जाता है। तो देखो दोस्त अगर मेरे को कुछ पता है नॉलेज के रूप में, अगर मैं इस जगह पे बैठा हूँ, टॉप में बैठा हूँ, तो मेरे को अपना नॉलेज का घमंड नहीं करके मेरे को जितना हो सके एकदम लोएस्ट लेवल पे आना चाहिए। ठीक है, अब आप एक बार समझ जाओगे तो आप नॉलेज पढ़ पढ़ के आप ऊपर आ जाओ।
अपना देखो सिंपल सा फंडा ये है, अगर किसी को लगता है कि अरे माय ओ माय गॉड दिस टीचर ही डजंट नो एनीथिंग, ओ माय गॉड कम ऑन, देन आई कैन स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज यू नो इन इंडिया इफ यू कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश यू आर कंसिडर्ड टू बी अ लर्नड पर्सन. So see, I think I can speak good English. You know, see, if you want me to read English, see, I'll read in a wonderful case. And if I read like this, guys, you'll think, oh my God, this teacher really, he knows something. He can speak such a nice accent. So let me try with that, okay? So come on, guys. Let me change the gears. Otherwise, you people think that it doesn't know anything. My God. So let me see which is better. You decide, guys. You decide, okay? So this can be explained with the help of a landmark case. The Royal British Bank versus Turquoise. This is the doctrine of indoor management, popularly known as Turquoise rule. Facts of the Royal British Bank versus Turquoise. Come on, now let's hear this out. Mr. Turquoise was the official manager, liquidator of the insolvent Cameron's Coalbrook Steam, Coal and Swansea, and Lahore Railway Company. It was incorporated under the Joint Stock Companies Act 1844. The company had given a bond for £2,000 to the Royal British Bank, which secured the company's drawings on its current account. The bond was under the company's seal, signed by two directors and the secretary. When the company was sued, it alleged that under its registered deed of settlement, the articles of association, directors only had power to borrow up to an amount authorized by a company's resolution. A resolution had been passed, but not specifying how much the directors could borrow. दोस्तों, ये मैंने पूरा इंग्लिश में बोला, बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत लोगों को नहीं भी समझ में आया होगा. ठीक है, आगे देखते हैं. Held, it was decided that the bond was valid, so the Royal British Bank could enforce the terms. He said the bank was deemed to be aware that the directors could borrow only up to the amount resolutions allowed. Articles of association were registered with Companies House, so there was constructive notice, but the bank could not be deemed to know which ordinary resolution passed because these were not registrable. The bond was valid because there was no requirement to look into company's internal workings. This is the indoor management rule, that the company's indoor affairs are the company's problems. अब दोस्त, मैंने सब कुछ पढ़ दिया इंग्लिश में, अब मेरे को देसी स्टाइल में आने का परमिशन दे दीजिए आप लोग, तो मैं आपको एकदम तुरंत समझा दूं कि एक मामला है क्या. मामला है क्या, मैं आपको समझा देना चाहता हूं. मामला क्या है? देखो, यहां पर कुछ बॉन्ड का बात हो रहा है, जब से जेम्स बॉन्ड तो नहीं, कुछ बॉन्ड का बात हो रहा है. ठीक है, और इसमें कुछ 2000 पाउंड. The company had given a bond for £2,000 to the Royal British Bank. इसका मतलब क्या हो रहा पता है आपको? लेट्स से जो कंपनी है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे तुर्कौन साहब, एक तरफ है कंपनी
और दूसरे तरफ कौन है? दूसरे तरफ है बैंक। ठीक है, बैंक का नाम है रॉयल ब्रिटिश बैंक। इंसॉल्वेंट कैमरून कोल स्ट्रीम, मतलब ये बेचारा कंपनी जो है जिसका लिक्विडेटेड टर्कवांड है, ये कंपनी का हालत खराब है। तो ये कंपनी जो है, एक काम करता हूँ, कंपनी और बैंक लिखता हूँ मैं, कंपनी और बैंक लिखता हूँ, इससे समझ में आ जाएगा आपको। एक तरफ है कंपनी, दूसरा तरफ है बैंक। ठीक है जी। सो कंपनी जो है, एक बात बताओ, कंपनी ने बैंक से 2000 पाउंड का लिया है लोन। समझ में आ रहा दोस्त? क्योंकि भैया बैंक का काम है देना, बैंक का काम है कंपनी को लोन देना, कंपनी का काम है लोन लेना। और बैंक ने देख लिया था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सब कुछ बैंक ने देख लिया था। तो बैंक देखा कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परमिशन है, डायरेक्टर्स लोगों के पास परमिशन है लोन लेने का। और आजकल क्या होता है ना, वो बॉन्ड इज नथिंग बट बॉन्ड इज जस्ट अ सिग्नेचर बाय डायरेक्टर्स, कि भाई हम बैंक से 2000 पाउंड लिए हैं, और बॉन्ड मतलब डायरेक्टर इसको एक्सेप्ट कर रहा है, कि हमने 2000 पाउंड लिया है और हम बैंक को वापस करेंगे। ठीक है जी। अब जब ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, इंसॉल्वेंट होने का मतलब अब इस कंपनी के पास पैसे नहीं है, कंपनी का हालत खराब। कंपनी का अगर हालत खराब है तो बैंक बोलेगा कि भैया मेरे 2000 पाउंड दे दो भैया, ओ भैया कंपनी वाले भैया मेरे 2000 पाउंड दे दो ना भैया। अब समझिए मेरा बात, अब अगर कोई भी हालत में ये कंपनी एक नया स्टोरी अगर सुनाना चालू करता है, क्योंकि कंपनी को पता है कि भैया एक डॉक्ट्रिन होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो कंपनी के बड़े बड़े कर्मचारी लोगों ने सोचा कि बैंक को हम बेवकूफ़ बना देंगे, ठीक है, और हमारे देसी भाषा में बैंक को हम सी बना देंगे। आप समझ गए ना? ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस में सी है, और सोचे कि इसी कंस्ट्रक्टिव नोटिस का हवाला देकर हम बैंक को सी बना देंगे। ठीक है जी। तो अब हो क्या रहा है? अब ये बैंक वाले बोल रहे हैं, अरे जज साहब माई बाप, हमने इस बार कोई गलती नहीं की है जी, हमने सब कुछ देख लिया है, हमने देखा है आर्टिकल्स में परमिशन है डायरेक्टर्स को। अब ये कंपनी वाले बोलते हैं, अरे देखो भैया आर्टिकल में परमिशन तो था, बट पता है आर्टिकल में ना हमने ना उसको सिर्फ 500 पाउंड का परमिशन दिया था, ओनली 500 पाउंड, और तुमने बैंक कितना दिया? तुमने 2000 पाउंड दे दिया। तो हमने परमिशन दिया था सिर्फ 500 पाउंड का, तुमने दे दिया 2000 पाउंड। अब एक बात बताइए, बैंक बोलेगा भैया देखो अब आप लोग का इंटरनल परमिशन के बारे में मेरे को कैसे पता चले? ये तो आप लोगों का इंटरनल एकदम खास इंटरनल मैटर्स है। हमको लगा कि परमिशन है तो हमने 2000 पाउंड दे दिया। हमने कुछ गलत किया क्या? मेरा पैसा आप लोग ले लिए हो, अब आप लोग कंस्ट्रक्टिव नोटिस को ढाल बना के मेरे पैसे नहीं देना चाहते हो। जज साहब बताइए, जज साहब क्या ये सही न्याय है? जज साहब बताइए, आप बताइए जज साहब। कंस्ट्रक्टिव नोटिस में ये बताया गया था कि मैं बाहर वाला हूं, मेरे को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखना है, मेरे को एमओए देखना है। मैंने देखा
और अब ये बोल रहे हैं कि हमने सिर्फ 500 पाउंड का परमिशन दिया था और बैंक तुमने 2000 पाउंड दे दिया, तो जाओ, तुमको अगर वापस चाहिए हमसे तो तुमको हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 500 पाउंड देंगे, क्योंकि हमारा परमिशन था सिर्फ और सिर्फ 500 पाउंड का। 2000 पाउंड हम नहीं दे सकते हैं, 2000 पाउंड हम नहीं दे सकते हैं। तो जज साहब, मेरा 1500 पाउंड का नुकसान हो रहा है जज साहब। ये ऐसा कौन सा कानून आप लोगों ने बना दिया कि मैं बेवकूफ बनते जा रहा हूं? मेरे साथ न्याय करिए जज साहब, मेरे साथ न्याय करिए। तो जज को भी समझ में आया कि भैया बात तो ठीक बोल रहा है, ये इनकी इंटरनल मैटर्स जो है परमिशन का जो बात है। और देखो वैसे भी जो रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट होता है, जो भी रजिस्ट्रार के पास जो डॉक्यूमेंट जाता है, रजिस्ट्रार के पास जो भी डॉक्यूमेंट रहता है उसको तो रजिस्ट्रार पब्लिक डॉक्यूमेंट बना देता है, बट कंपनी के इंटरनल रेजोल्यूशंस तो वैसे भी पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो जज साहब आप भी बताइए, इनकी इंटरनल कानाफूसी को मैं कैसे समझूं? तो भाई बात तो एकदम सही है, बात तो एकदम सही है। तो अब अगर हम आपको जैसे हिंदी में आपने बता दिया है, तो अब वापस से अब मैं इसको हिंदी में पढ़ना चाहूँगा। ठीक है दोस्त, इंग्लिश में पढ़ूंगा और हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा मेरे जो देसी स्टाइल में। अब देखो आपको कैसे समझ में आएगा तुरंत। ठीक है, सो इंग्लिश हिंदी करूंगा, अब आपको तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, सो मामला क्या है? रेडी है दोस्तों आप लोग? मामला है मिस्टर टर्कवांड। मिस्टर टर्कवांड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? चोर कंपनी को। तो अपने ऐसे बोलेंगे तो अपना भावना आता है ना, फीलिंग्स आता है, और फीलिंग आता तो तुरंत समझ में आता, अच्छा चोर कहीं के, चोर कहीं के, चोर चोर चोर। तो मिस्टर टर्कवांड कौन है? चोर कंपनी के लिक्विडेटर। ठीक है, अब देखो ये भी समझना होगा, लिक्विडेटर का जो काम होता है ना, बेसिकली लिक्विडेटर इज जस्ट लाइक, अब एक कंपनी है वो तो बर्बाद हो गई है, इंसॉल्वेंट, बर्बाद हो गई है। अब लिक्विडेटर इज जस्ट एन इंचार्ज। अब लिक्विडेटर का काम है कि कंपनी के एसेट्स को बेचो और जितने लोगों को पैसा देना है, जो कंपनी का जो लाइबिलिटीज है, एसेट्स को बेच के पैसा देने का काम है। तो लाइबिलिटी में ये रॉयल ब्रिटिश बैंक भी खड़ा है। अब एक बात समझो, अगर कंपनी ने लोन लिया है बैंक से, तो कंपनी के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लोन फ्रॉम ब्रिटिश बैंक होगा क्या? नहीं होगा? हाँ जी होगा। तो लोन कितना पाउंड का है जी? 2000 पाउंड का। इसमें तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, बैलेंस शीट में तो 2000 पाउंड का लोन दिख ही रहा है। बट जब हम वापस पैसा मांग रहे हैं, तो ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये जो 2000 पाउंड का जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो लेन देन था, इस कॉन्ट्रैक्ट को ही अगर हम नलीफाई कराने का चेष्टा करें, तो भैया तुम्हारा 2000 पाउंड तो गया, बोलते ना गैल भैंस पानी में। समझ रहे हो ना दोस्त? तो ये वही चक्कर हो रहा है। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक जो है बोला, नहीं 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 नहीं, मेरे 2000 पाउंड को खटाई में मत डालो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो भावनाओं को प्लीज समझिए। ठीक है, भावनाओं को एक बार समझ लीजिए, जिंदगी भर ये आप कभी भी ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भूल ना पाए, ऐसा समझना आपको। सो मिस्टर टर्कवांड जो है वो चोर नहीं है, ठीक है, वो तो लिक्विडेटर है, बट ही इज रिप्रेजेंटिंग अ चोर कंपनी। क्यों? क्योंकि ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का हवाला देकर इस बैंक को लूटना चाह रहे हैं। सो मिस्टर टर्कवांड वाज द ऑफिशियल मैनेजर, लिक्विडेटर ऑफ द इंसॉल्वेंट, बर्बाद हो चुका है, जो कंपनी बर्बाद हो चुका है उसके कुछ नहीं है। तो कंपनी का नाम था कैमरून कोलब्रुक स्टीम, और भी कंपनी था कोल एंड स्वांसी एंड ये जो भी नाम वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि सर ये टर्कवांड फेमस कैसे हो गया? कंपनी का नाम फेमस नहीं हुआ, टर्कवांड रूल हो गया, ये आपके दिमाग में आ सकता है।
देखो भैया रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, इस पूरे मामला को रिप्रेजेंट कर रहा था टर्कवांड, ठीक है, तो टर्कवांड ही पूरा लड़ाई लड़ रहा था ना, ठीक है। सो इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844। द कंपनी हैड गिवन अ बॉन्ड फॉर 2000 पाउंड। बॉन्ड मतलब मैंने बॉन्ड दिया है। बॉन्ड इज व्हाट? बॉन्ड इज नथिंग बट आई प्रॉमिस टू पे 2000 पाउंड टू रॉयल ब्रिटिश बैंक। तो ये किसने लिख कर दिया? ये कंपनी ने लिख कर दिया। कंपनी कब लिख कर देगा ये चीज? अरे जब उसको 2000 पाउंड मिलेगा, जब मिलेगा तभी तो बॉन्ड देगा। रियल पैसा लिया, दिया क्या? बॉन्ड दिया। बॉन्ड इज व्हाट? बॉन्ड इज अ प्रॉमिस। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, प्रॉमिस को आप तोड़ नहीं सकते हो, बट अपने ये कुछ कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ही बना है ना 2000 पाउंड का, ये जी गलत बना है, ये प्रॉमिस भी गलत है क्योंकि इनके पास अथॉरिटी नहीं था। ये क्या प्रूफ करने का कोशिश कर रहे हैं? ये प्रूफ करने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी काम हुआ है, ये डायरेक्टर्स के पास ये अथॉरिटी नहीं था। डायरेक्टर के पास 2000 पाउंड लेने का अथॉरिटी नहीं था। अरे भैया लेने का अथॉरिटी नहीं था, और क्योंकि रॉयल ब्रिटिश बैंक, इनके पास अथॉरिटी नहीं था और तुमने इनको पैसे दे दिए, तो भैया गलती तुम्हारा है, इनका गलती नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि एक तरीके से जैसे माइनर होता है ना, माइनर को अपने पैसे दे दिए, तो माइनर का कोई अथॉरिटी थोड़ी ना है। अब आप एक काम करो, माइनर को 2 लाख रुपया दे दो, और माइनर अगर आपको वापस नहीं दे रहा ना दोस्त, तो आप केस नहीं जीत सकते हो। ये तो आपने पढ़ लिया लॉ में इतना अच्छे से, राइट भैया। बट यहां तो माइनर वाला केस तो नहीं है। हमने आर्टिकल्स देख लिया, सब कुछ देख लिया, अब आप लोग बोल रहे हैं कि अथॉरिटी नहीं है। तो आर्टिकल्स में देखा कि इनको कलेक्ट करने का अथॉरिटी था, तो नया बात बताते हैं कि अथॉरिटी था, बट हमने सिर्फ और सिर्फ लेट से 200 पाउंड का अथॉरिटी दे रखा था, आपने दे दिया इनको 2000 पाउंड, ठीक है। सो द कंपनी हैड गिवन अ बॉन्ड फॉर 2000 पाउंड टू द रॉयल ब्रिटिश बैंक। तो ये क्लियर हो गया ये बात, 2000 पाउंड लिया तो बॉन्ड दिया, विच सिक्योर्ड द कंपनीज ड्रॉइंग्स ऑन इट्स करंट अकाउंट। अब बेसिकली बैंक को भी तो कोई सिक्योरिटी चाहिए। बैंक को सिक्योरिटी की तरफ मिला कि भैया जो तुम्हारा करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट जो मेरे पास है, अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हारे करंट अकाउंट से ये पैसा ले लेंगे। ठीक है भैया ले लेना, अभी तो तुम दो एक बार। द बॉन्ड वॉज अंडर द कंपनी सील। देखो ये सब बताया जा रहा है कि एकदम पूरा लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन हुआ है, कंपनी का सिग्नेचर वगैरह सब है, ठीक है। तो बैंक बता रहा ना, जैसे जज साहब ये मेरी पत्नी है, जज साहब देखो मैंने इसके मांग में सिंदूर भरा था, जज साहब फेरे भी लिए थे और मेरे बहुत सारे दोस्त आके देखे भी थे, शादी का कार्ड भी छपा था देखिए, और आज ये कह रही हैं कि नहीं ये मेरी पत्नी नहीं है। ओ माय गॉड, कैसे हो सकता है? ठीक है, तो एक एक करके प्रूफ सामने लेकर आ रहे। द बॉन्ड वॉज अंडर द कंपनी सील, और सील एंड ऑल्सो साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स एंड द सेक्रेटरी। ये ऐसा क्यों लिख रहा पता आपको? साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी, इसके पीछे भी एक राज है, इसके पीछे भी एक राज है। मैं आपको वो राज का बात बता देना चाहता हूं अभी, जो प्रीवियस लेक्चर में नहीं बताया मैं, वो राज मैं आपको इस लेक्चर में खोल देता हूं। वो राज ये है दोस्त, एक केस आया था, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का केस था। उस केस का नाम है कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस राम मूर्ति। इसमें क्या हुआ था जी? इसमें कंपनी जो है अपना एसेट को मॉर्गेज किया है, और एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर कोई भी मॉर्गेज का काम हो तो उसमें कंपनी सेक्रेटरी का साइन चाहिए, डायरेक्टर का साइन चाहिए और मैनेजिंग डायरेक्टर का साइन चाहिए।
बट सिग्नेचर में मैनेजिंग डायरेक्टर का साइन मिसिंग था, मिसिंग, जो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एकदम चीख चीख के बता रहा था। तो ये मॉर्गेज डीड जो है, इसका वैलिडिटी पे क्वेश्चन मार्क उठ गया। तो यहीं से आया था कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है, कि भैया देखो तुमको तो पता होना चाहिए था, तुमको पता होना चाहिए था कि सीएस का सिग्नेचर, होल टाइम डायरेक्टर का सिग्नेचर, मैनेजिंग डायरेक्टर का सिग्नेचर, और तुम कैसा मॉर्गेज डीड लिए हो जहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर का सिग्नेचर मिसिंग है, बेवकूफ कहीं के, ठीक है। तो इसको बताया गया था कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब यहां पर देखो बेचारा एक एक चीज चीख चीख के बता रहा है, तो सब कुछ बता रहा है। रॉयल ब्रिटिश बैंक जो है, हाँ, अब इसमें आप लोग लॉजिक लगा सकते हो कि भाई ये तो पुराना केस है 1844 का, और मैं जो अभी आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, तो इंडिया का केस है, तो वो क्लैश हो सकता है। बट आप समझने के हिसाब से समझिए कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस में यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स। मैं सिर्फ इसको मिक्स कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है दोस्त। तो यहाँ हर एक चीज़ दिया हुआ है, हर एक प्रूफ दे रहा है कि सारा लॉ को हमने फॉलो किया है। साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स एंड द सेक्रेटरी, मतलब कहीं पर भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का वायलेशन नहीं है, नो वायलेशंस, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का वायलेशन हो जाता है, बट यहां पर कोई वायलेशन नहीं है, जैसे हमने कोटला वाला केस बताया। व्हेन द कंपनी वॉज स्यूड, कंपनी वॉज स्यूड मतलब अब रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कंपनी के ऊपर केस किया कि भैया मेरा 2000 पाउंड नहीं देना चाह रहा है लोग। क्यों नहीं देना चाह रहा? लिक्विडेटर जो है, लिक्विडेटर टर्कवांड जो है, उसका कहना कि नहीं भैया तुम्हारा 2000 पाउंड हम मानेंगे ही नहीं। ये कोई बात हुआ बताइए, नहीं मानेंगे, ठीक है। तो कंपनी को हमने जब केस किया, बैंक ने जब केस किया, इट एलेज्ड, इट मतलब कंपनी, दैट अंडर इट्स रजिस्टर्ड डीड ऑफ सेटलमेंट। अब कंपनी का देखो कहना सुनो, कंपनी बोल रहा है कि देखो भैया हमारे नियम के हिसाब से, रजिस्टर्ड डीड ऑफ सेटलमेंट के हिसाब से, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, ठीक है, डायरेक्टर ओनली हैड द पावर टू बोरो अप टू एन अमाउंट ऑथराइज्ड बाय कंपनी रेजोल्यूशन। तो भैया देखो हमारे रेजोल्यूशन के हिसाब से सिर्फ 200 पाउंड, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सिर्फ 200 पाउंड बोरो कर सकता था डायरेक्टर, बट डायरेक्टर ने बोरो किया 2000 पाउंड। तो क्योंकि डायरेक्टर ने अपना पावर को एक्सीड किया है, डायरेक्टर के पास कोई पावर था ही नहीं, तो ये जो 2000 पाउंड का जो लेन देन हुआ ये बेकार है। ये मैक्सिमम कंपनी जो देगी वो 200 देगी। अब भैया बैंक बोलेगा डायरेक्टर किसका? डायरेक्टर तो भैया आपका। इंटरनल रेजोल्यूशन किसका? इंटरनल रेजोल्यूशन भी आपका। मैं आउटसाइडर, मैं जितना ज्यादा समझ सकता था मैंने अपने तरफ से पूरा केयर लिया है। मेरे साथ ये नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अ रेजोल्यूशन हैड बीन पास्ड बट नॉट स्पेसिफाइंग हाउ मच द डायरेक्टर्स कुड बोरो। बोला रेजोल्यूशन तो था, बट उस रेजोल्यूशन में हमने ये नहीं बताया था कि तुम 2000 पाउंड ले सकते हो। भैया तुम लोग नहीं बताए थे तो हम क्यों नुकसान भुगते? बात तो सही है। तो देखो इसमें क्या हेल्ड हुआ, हेल्ड इट वाज डिसाइडेड दैट द बॉन्ड वाज वैलिड। बॉन्ड वाज वैलिड। देखो ये लोग क्या करने का कोशिश कर रहे थे, इस बॉन्ड को इनवैलिड करार करने का कोशिश कर रहे थे। अगर बॉन्ड इनवैलिड हो गया मतलब प्रॉमिस जो है वो इनवैलिड हो गया, मतलब उस प्रॉमिस का वैल्यू कोई, मतलब उस प्रॉमिस का कोई दरकार ही नहीं है। अगर प्रॉमिस का दरकार नहीं तो 2000 पाउंड हम बैंक को वापस देने का भी टेंशन नहीं है। तो डिसाइड क्या हुआ? नहीं जी, बॉन्ड तो वैलिड है, बॉन्ड तो वैलिड है। आपका रेजोल्यूशन आपने क्या पास किया नहीं किया इंटरनल मैटर था जी। ये कहानी बोलकर आप बॉन्ड को इनवैलिड नहीं करार कर सकते हो। इसीलिए दोस्त ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन एक बहुत बड़ा लैंडमार्क केस बन गया, लैंडमार्क केस बन गया दोस्त। क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के चक्कर में हमेशा
कंपनी को प्रोटेक्शन मिलता था, और हमेशा बाहर वाले बेचारे वो हमेशा फंस जाते थे, उनका हमेशा नुकसान हो जाता था। तो इसीलिए टर्कवॉन रूल जो है दोस्त, ये बहुत फेमस हुआ कि नहीं नहीं, आप लोग अपना इंटरनल कहानी, आर्टिकल, मेमोरेंडम का कहानी, और वैसे भी प्रैक्टिकली कौन इतना पढ़ता है, 200-200 पेज का आर्टिकल एसोसिएशन कौन पढ़ता है, और कहाँ आपने क्या लिखा, क्या ट्विस्ट कर दिया, कौन पढ़ता है, क्योंकि बिजनेस होता है भरोसे पर। तो यहां पर देखो, इट वॉज डिसाइडेड दैट द बॉन्ड वॉज वैलिड। अच्छा एक बात बताओ, अगर बॉन्ड वैलिड होगा तो इसका मतलब है कि रॉयल ब्रिटिश बैंक को 2000 पाउंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर बॉन्ड वैलिड है तो भैया मिलेगा पैसा। बॉन्ड अगर वैलिड हो गया है तो पैसा मिलेगा, तो पैसा 2000 पाउंड का नुकसान नहीं हुआ है, तो भैया बैंक पार्टी दो। सो हेल्ड इट वॉज डिसाइडेड दैट द बॉन्ड वॉज वैलिड। अगर बॉन्ड वैलिड है तो जी रॉयल ब्रिटिश बैंक कुड एनफोर्स द टर्म्स। अब जो भी टर्म पे 2000 पाउंड बैंक ने दिया है, भैया बिल्कुल आपको 2000 पाउंड हमको रिटर्न करना होगा। अगर आप रिटर्न नहीं करेंगे तो ये जो भी टर्म्स है इनका, वो हम एप्लीकेबल कर देंगे। तो अभी तक तो आप हमको फंसा रहे थे कि ये 2000 पाउंड ही गड़बड़ है, गलत है, बट अब तो ये डिसाइड हो गया कि बॉन्ड वैलिड है। बॉन्ड वैलिड है तो मेरे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी वैलिड है। ही सेड द बैंक वॉज डीम्ड टू बी अवेयर दैट द डायरेक्टर्स कुड बोरो। अब देखो केस जब डिसाइड हुआ तो बताया गया, हाँ भैया ये हम मानते हैं कि बैंक वॉज डीम्ड टू बी अवेयर दैट डायरेक्टर्स कुड बोरो ओनली अप टू द अमाउंट रेजोल्यूशंस अलाउड। ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस वर रजिस्टर्ड विथ कंपनीज हाउस, सो देर वॉज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो भाई रजिस्टर्ड है तो उस पर तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस बनता है, मगर रेजोल्यूशन अलाउड है। चलो हम ये भी समझते हैं कि हम ये भी मानते हैं कि डायरेक्टर जो भी काम करेगा वो एज पर द रेजोल्यूशन काम करेगा, बट हमको क्या मालूम कि आपने रेजोल्यूशन पास तो किया है, बट उस रेजोल्यूशन पे आपने, इंटरनल कंपनी ने अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया है, नॉट स्पेसिफाइंग द अमाउंट। अरे भैया अगर आपका अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं था तो आपका डायरेक्टर गलती क्यों किया? गलती मेरा थोड़ी ना। अगर आपका इंटरनली अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं था तो डायरेक्टर को रेजोल्यूशन में अमाउंट स्पेसिफाई करवा लेना चाहिए था। अच्छा अगर आपका अमाउंट स्पेसिफाई 200 पाउंड का था तो भैया आपका डायरेक्टर 2000 पाउंड हमसे क्यों लिया? और अगर आपका स्पेसिफाई नहीं था, अगर आपका अमाउंट स्पेसिफाई नहीं था तो भैया इसमें बैंक बोल रहा है मेरा क्या कसूर? तो मेरे ख्याल से अब आपको ये पूरा मामला एकदम क्लियर है। बट द बैंक कुड नॉट बी डीम्ड। देखो जब जज फैसला सुनाता तो पूरा एकदम एक एक चीज को समझा के सुनाता, तो मैं भी वही कर रहा हूं। बट द बैंक कुड नॉट बी डीम्ड टू नो विच ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस पास्ड। अब बैंक को कैसे पता चलेगा आपने कब रेजोल्यूशन क्या पास किया नहीं किया, और कैसे पता चलेगा? क्योंकि वैसे भी पता चलने का कोई रास्ता नहीं है, बिकॉज देयर वर नो बिकॉज दीज वर नॉट रजिस्ट्रेबल। ये जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस जो बनते थे दे वर नॉट रजिस्ट्रेबल। कुछ रजिस्ट्रेबल होता तो हम पता कर लेते रजिस्ट्रार के पास जाके। द बॉन्ड वॉज वैलिड बिकॉज देर वॉज नो रिक्वायरमेंट टू लुक इन टू द कंपनीज इंटरनल वर्किंग्स। अब भैया देखो हमको तुम्हारे, अब देखो एक बात बताओ, अब तुम लोग हस्बैंड वाइफ रूम बंद करके क्या बात करते हो, मैं थोड़ी ना सुनने जाऊंगा यार। समझो मेरा बात, वो तो तुम लोगों का एकदम इंटरनल प्राइवेसी मैटर है। दिस इज द इंडोर मैनेजमेंट रूल दैट द कंपनीज इंडोर अफेयर्स आर द कंपनीज प्रॉब्लम। भैया ये आप लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग था जी। मेरे से आप लोग 2000 पाउंड लिए हो तो भैया हमको चुपचाप 2000 पाउंड वापस कर दो। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये समझ गया आप। एक्सेप्शंस भी है थोड़ा बहुत, इसको भी हम रीड करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर पे लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे लेंगे एक्सेप्शन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सो आई होप कि ये एकदम क्लियर हो जाए।
अच्छे से लिख कर आइएगा, एक एक चीज़ हमने समझ लिया है। सो आई होप कि यू ऑल लाइक्ड इट एंड आई रियली थरली एन्जॉयड। आई नो कि मैं बहुत स्लो जाता हूँ, बट नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट। रटने से क्या है, उड़ जाएगा दिमाग से। तो दोस्तों, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है जी, ये एक रिक्वेस्ट करना था। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्त गूगल में जाइए, गूगल में BA CA क्लासेस टाइप अगर आप करोगे तो आपको हमारा पेज मिलेगा, तो उसमें रिव्यू डाल दीजिए प्लीज़। देखो दोस्त, कुछ तो एक्सचेंज होना चाहिए ना, कुछ तो एक्सचेंज होना चाहिए। आपको हमसे मिल रहा है सरस्वती, क्या आप हमको दे रहे हैं लक्ष्मी इन रिटर्न? नहीं दे रहे हैं, तो कुछ तो दो। सरस्वती लेकर लक्ष्मी दे दो। नहीं सर, हम तो लक्ष्मी नहीं देंगे सर, हमको तो फ्री में पढ़ना है। तो ठीक है भैया, लक्ष्मी मत दो, मेरे को दुर्गा दे दो। दुर्गा मतलब होता है इमोशंस, और मैं मानता हूं इमोशंस में होता है पावर। तो दोस्त, आप BA CA क्लासेस को अगर आप अपना इमोशंस भी देते हो, देखो लक्ष्मी दोगे तो भी मैं पावरफुल बनूंगा, लक्ष्मी नहीं देना चाहते हो तो दुर्गा दे दो दोस्त। दुर्गा देने से जब आप रिव्यू करोगे, उस रिव्यू से भी मेरा पावर बढ़ता है। और अगर दुर्गा भी बढ़ जाता है तो दोस्त सरस्वती है अपने पास, दुर्गा आप दे दीजिए, तो दोस्त कभी ना कभी कोई ना कोई लक्ष्मी भी दे देगा। तो ये 3 करेंसी पे अपने ऑपरेट करते हैं हमारे इंडियन कल्चर पे। सो कुछ देन लेन अगर चलता रहा, एक्सचेंज चलते रहे, तो दोस्त सबका भला होता है। सो आप भी ये सोचिए कि एक रिव्यू डालकर हम भी ये कर्ज उतार सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको BA CA क्लासेस से कुछ मिला है, तो आप ये कर्जा उतार सकते हो एक रिव्यू देके। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय। और हाँ, एक और काम कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं दी, हम तो और कुछ करना चाहते हैं सर, बताइए, तो दोस्त यू कैन गिव मी मोर दुर्गा बाय 9830175050 पे दोस्त एक व्हाट्सएप वीडियो बना के भेजिए। व्हाट्सएप वीडियो पे आप अपना नाम बताइए, आप अपना सिटी बताइए, एंड हाउ BA CA क्लासेस आर हेल्पिंग यू, ये बताइए। हाँ, और ये ज़रूर बताइएगा कि डू यू लव मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई लव यू ऑल। हाँ, और लास्ट में आप ये हमसे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप हमारे CA इंटरमीडिएट, क्योंकि हम दिसंबर से चालू कर रहे हैं, CA इंटरमीडिएट का कोर्स क्या आप हमसे ज्वाइन करोगे? वुड यू लाइक टू जॉइन अस? क्या आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लगती है कि आप CA इंटरमीडिएट के कोर्स ज्वाइन करोगे? तो दोस्त, इतना करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत लोगों को अच्छा नहीं भी लग सकता, मैं बहुत ज़्यादा स्लो जाता हूँ। सो ये तो देखो, अपना देश में एक कल्चर है, स्वाद अनुसार किसी को नमकीन ज़्यादा पसंद आता है, किसी को मीठा, किसी को नमक ज़्यादा, किसी को चीनी ज़्यादा। सो अपना अपना स्वाद है दोस्त। सो कुछ अच्छा कुछ ख़राब नहीं है, अपना अपना स्वाद है। अगर मेरा ये स्टाइल किसी को जमता है तो वही ऑफ कोर्स व्हाट्सएप वीडियो भी भेजेंगे और रिव्यू भी करेंगे। और अगर नहीं जमता है तो भैया फिर तो हम समझेंगे कि हमको कुछ चेंज करना है अपने स्टाइल को। अगर आप लोगों को लग रहा नहीं एवरीथिंग इज़ गुड, व्हाटएवर, आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन पे आप जो भी लिखोगे मैं खुद पढ़ता हूँ। सो एक रिव्यू करेंगे तो भी समझ में आएगा, आप क्या चाहते हो वो भी आप बता सकते हो, उससे भी समझ में आएगा। सो दोस्त, आई लव यू, टेक केयर, बाय बाय।